सो द जियोथर्मल एनर्जी। तो पहले तो हम देखते हैं कि द वर्ल्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड जियो यानी कि अर्थ एंड थर्मो यानी कि हीट। तो जियोथर्मल एनर्जी इज हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ। तो हम देखते जाए कि जो इनर कोर है हमारा अर्थ का, वो काफ़ी, उसका टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम उस टेम्परेचर का यूज़ कर कर हम अपने एनर्जी की जो डिमांड है उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो उसके कई सारे टाइप्स है। पहले देखते हैं कि पैसिफिक ओशन इन ए प्लेस इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर, जहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफ़र करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ये हम देखते थे ओरिजिन ऑफ द जियोथर्मल रिसोर्सेज। जब जब हम इनर कोर की तरफ बढ़ेंगे, डीपली अंदर जाएंगे, तो हमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स आ रहा है कि पहला क्रस्ट है, फिर मेंटल है, आउटर कोर और इनर कोर। तो टेम्परेचर नीचे जाते जाते बढ़ता ही जाएगा। अगर देखें कि यहाँ पर 6370 किलोमीटर पे हमारा जो टेम्परेचर वो मिलेगा, वो 4000 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस तक हमें मिल सकता है। तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि टाइपिकल जियोथर्मल फील्ड वो कैसे होगा। तो हमारे पास पता है कि जो इनर कोर है हमारा, वो काफ़ी, उसका टेम्परेचर है 4000 डिग्री सेल्सियस तक है, 7000 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ से हीट होगी, वो प्रोड्यूस होती रहेगी। ऊपर जो हमारा लेयर है, यहाँ पर है इग्निशियस कोल, तो वहाँ इग्निशियस रॉक। हाँ, तो जो उसका जो मैग्मा का, हॉट मैग्मा का टेम्परेचर है वो हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के थ्रू या कंडक्शन के थ्रू होता रहेगा। तो इग्निशन रॉक है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो वहाँ पर एनर्जी ऊपर ऊपर तक हमें मिलती रहेगी। नाउ द परमिएबल रिजर्वर। तो क्या होगा कि जब रेन हो गई, जब बारिश गिरेगी, तो वहाँ से रेन वाटर है वो ज़मीन में यानी कि अंदर अपना रास्ता बनाकर यहाँ पर रिजर्वर के तौर पर, जिसे कहा जाता है भूजल, तो वो सेव होता जाएगा। और जब यहाँ से जो इग्निशियस रॉक है उसके पास जो एनर्जी आई है वो उसे वो हीट ट्रांसफ़र कर कर जो हीट एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पर जो हमें वाटर सेव होगा, वहाँ वो भी एक, उसका जो टेम्परेचर होगा वो हाई होने लगेगा। नाउ तो हम क्या कर सकते हैं कि कई सारी, अगर नेचुरल देखें तो नेचुरली भी क्रैक होते हैं, तो वहाँ से हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर वाली स्टीम, हाई प्रेशर वाली स्टीम मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि फायर इज, तो उसी तरह से हम स्टीम मिलेगी। और कभी कभी अगर हमें पता हो कि यहाँ पर जो है नीचे हाई स्टीम हमें मिल सकती है, तो हम वेल को ड्रिल भी कर सकते हैं, हम वेल बना भी सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो है उसके ऊपर है इम्परेबल सॉलिड रॉक्स, तो उसका लेयर आता है। फिर ये देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग। आपने कई एनिमेटेड मूवीज़ में या हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि गर्म पानी के जो झरने होते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो इस मैग्मा के थ्रू उसके रीजन से मिलते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज। तो हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज कौन कौन से है, तो वैसे ही हमने देखा है उसके टाइप्स ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज कितने के, हाइड्रोथर्मल, जियो प्रेशर, हॉट ड्राई रॉक, मोल्टन रॉक और रेड्यूजिनिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज, उसके दो टाइप्स है कि ड्राई स्टीम एंड वेट स्टीम। इसे कन्वेक्टिव रिसोर्सेज भी कहा जाता है, क्योंकि मैग्मा है वो यहाँ से जो उसका हीट है वो वाटर तक पहुँचता है, तो उसे कन्वेक्टिव रिसोर्सेज भी कहा जाता है। जैसे ही हमने अगली फिगर में देखा था, हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी और यहाँ वाटर तक पहुँच जाएगी, तो उसे हम वेल को ड्रिल कर कर भी हम स्टीम बाहर निकल सकते हैं, या कभी नेचुरल क्रैक की वजह से भी स्टीम अपने आप ऊपर आ जाती है, जिसे ये गीजर्स या हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। नाउ तो उसका जो फर्स्ट टाइप है कि वेपर डोमिनेटेड जियोथर्मल पावर प्लांट। कई जगहों पर जो ये हमने वेल ड्रिल्ड की है, वहाँ से हमें सीधी स्टीम मिलेगी। तो हमें उसे क्या करना है, उसे कंज्यूम कर लेना है और सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर का यूज़ करके जो सॉलिड मैटर्स हो गया उसे हमें सेपरेट कर देना है ड्राई स्टीम के कंपेरेटिवली में। तो ड्राई स्टीम हमें मिल जाएगी, उसे हमें टरबाइन में डालना है। वहाँ टरबाइन में जो रोटर है वो मूव करेगा, रोटेट करेगा, जिसकी मदद से मैकेनिकल टू जनरेटर का यूज़ कर कर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जो हमें स्टीम वापस मिली है आफ्टर द टरबाइन, उस स्टीम को हमें फिर से उसका टेम्परेचर है वो डाउन करना है, जिसकी वजह से कोई एनवायरनमेंट में इफेक्ट ना हो, पॉल्यूशन ना हो पाए। इसलिए अभी कंडेंसर का यूज़ करना है हमें। तो कंडेंसर में हम कूलिंग टावर का यूज़ करेंगे। कूलिंग टावर से हमें जो कूलिंग
वाटर है, कूल वाटर है, उसे सर्कुलेट करना है इस कंडेंसर में। तो जो हमें स्टीम मिले उसके साथ हीट एक्सचेंज कर कर हम जो हमारे पास स्टीम है उसे वाटर में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। और जो कंडेंसेंट यानी कि हमने जो कोल्ड वाटर मिला है उसे हमें फिर से जो हमने जहाँ से वाटर लिया था वहाँ नीचे डाल देना है, जिसके कारण अगर फ्यूचर में इसी वाटर का हम यूज़ कर सकें और जियोथर्मल एनर्जी को हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए। कूलिंग टावर की कंस्ट्रक्शन है उसे हमें ड्रॉ कर देना है। नाउ वैसे ही एक है कि लिक्विड डोमिनेटेड वेट सिस्टम। तो यहाँ पर हमें कई कई एरिया में डेप्थ वाइज हमें अलग अलग, या कहा जाता है कि ट्रोपोस्फियरिकल एरिया, अलग अलग एरिया में टेम्परेचर हमें अलग अलग मिलेगा। जैसे कि हाई टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर देन 90 टू 180 एंड लेस देन 150। तो कभी कभार क्या होगा कि हमें हाई प्रेशर के रीज़न से हमें सिर्फ स्टीम नहीं मिल सकती, वहाँ पर लिक्विड वाटर का लिक्विड कंटेंट भी होगा जिसका टेम्परेचर तो हाई होगा लेकिन वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगी। तो उसका हम यूज़ कैसे करें? तो जियोथर्मल फ्लूइड, वहाँ पर स्टीम प्लस हॉट वाटर, तो हमें वहाँ से हॉट वाटर को रिमूव करना है और फ्लैश स्टीम सेपरेटर का यूज़ कर कर हमें स्टीम टरबाइन में सिर्फ स्टीम ही इम्प्लाई करनी है और इलेक्ट्रिकल जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो नाउ द लिक्विड डोमिनेटेड फ्लैश स्टीम जियोथर्मल पावर प्लांट। जब टेम्परेचर हमें कम मिलेगा तो उसकी वजह से, यानी कि लिक्विड प्लस स्टीम मिलेगी, तो उसे हमें पहले पंप के थ्रू यहाँ पर फ्लैश सेपरेटर में लाना है। तो वॉट ब्राइन जो होगा उसे हमें डायरेक्ट थर्मल एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर के लिए, या थोड़ी बहुत हीट कंज्यूम करने के लिए। जो बाकी हमने ड्राई स्टीम को हमें सेपरेट किया है उसको हमें टरबाइन में डालना है और वैसे ही हम जो आगे किया था उसी तरह से हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और बाकी जो वाटर बचा था उसे जो स्टीम थी उसे वाटर में कन्वर्ट कर कर फिर से अंदर हमें भेज देनी है। नाउ उसके बाद क्या है कि लिक्विड डोमिनेटेड बाइनरी फ्लूइड जियोथर्मल पावर प्लांट। तो कभी कभार क्या होता है कि टेम्परेचर जो हमें मिला था वो काफ़ी कम होगा। जो अगर देखें तो यहाँ पर जो हॉट ब्राइन होगा वो उसका जो टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, तो हम उसका डायरेक्ट टरबाइन में यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि हीट एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे या कोई अलग वर्किंग फ्लूइड लेंगे जिसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होगा। तो यहाँ हमें जो स्टीम मिलेगी या जो फ्लूइड मिलेगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर कम होने के रीज़न से। तो हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो हमारे पास जियोथर्मल फ्लूइड था उसका जो हीट थी उसे कंज्यूम कर कर जो हमें प्राइमरी जो वर्किंग फ्लूइड हमने यूज़ किया है उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसे हमें लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट कर कर हम उसका यूज़ वेपर के थ्रू या वेपर टर्बाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। और कंडेंसर का यूज़ कर कर हमें फिर से वही वर्किंग फ्लूइड जैसे कि एमोनिया है उसका हम कंडेंसर यानी कंडेंसेशन करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर कर फिर से वो साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी तो सेम है। और जो कोल्ड ब्राइन मिलेगा उसे फिर से हमें ज़मीन में भेज देना है। नाउ तो अभी बहुत ही अगर लो टेम्परेचर हमें मिले तो उसका हम सिर्फ हीटिंग के पर्पज़ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जियोथर्मल हॉट वाटर हमें मिला, उसे हमें जो हीट एक्सचेंज करवानी है वो फ्रेश हॉट एयर से करानी है। तो हम फ्रेश एयर का यूज़ ड्राइंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर गेहूँ या वो सब एग्रीकल्चर के लिए जो अगर वो वेट है तो उसे हम फ्रेश एयर के थ्रू उसे ड्राई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हॉट वाटर हीट एक्सचेंज करेगा एयर के थ्रू, तो एयर होगी वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम उसका हॉट एयर यूज फॉर डायरेक्ट हीट। तो हम हीटिंग पर्पस के लिए हम बिल्डिंग हीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट एयर का। और जो कोल्ड वाटर मिलेगा उसे रिजेक्शन कर देना है। नाउ ये क्या है कि एक मिनट, अगर कभी कभार क्या होगा कि टोटल फ्लो सिस्टम जियोथर्मल पावर प्लांट, तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि अगर फ्लैश चैम्बर था, सॉलिड कंटेमिनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक अलग से इक्विपमेंट था। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल फ्लो सिस्टम जियोथर्मल पावर प्लांट, यानी कि जो भी हमें ब्राइन मिलेगा, जो भी हमें स्टीम मिलेगी, उसे हम डायरेक्टली विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट उसको डायरेक्ट ही हमें टोटल टरबाइन में भेज देना है और टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है और फिर से उसे टेम्परेचर लो कर हमें नीचे भेज देना है। तो ये उसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं होगी जिससे स्टीम सेपरेट होगी या सॉलिड कंटेमिनेंट्स, इसका डायरेक्ट यूज़ करना है। तो ऐसा भी एक टाइप है। और उसके बाद है कि हॉट ड्राई रोप।
तो यहाँ पर क्या होगा कि कई सारी जगह पर अगर हम देखें तो हॉट जो ये रॉक है वो आसानी से अवेलेबल होंगे, पर हम उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम स्टीम या वाटर का कर पा रहे थे अभी तक। तो हम कई तरह से इसे अगर हम ड्रिल करना चाहें तो ड्रिल करके, या नेचुरल क्रैक की वजह से जो भी हमें स्टीम मिलेगी उसका यूज़ यहाँ पर, जैसे कि वोल्केनिक सेडिमेंट्स है तो ऊपर यहाँ पर से जो हमें वाटर या स्टीम मिलेगी अंदर से, उसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर क्रैक की वजह से वो बाहर निकल जाए तो हम उसका यूज़ कर कर यहाँ पर जैसे हीट एक्सचेंजर आगे था उसी तरह से हम प्राइमरी जो वर्किंग फ्लूइड है उससे हीट एक्सचेंज करवा कर उसे पूरी साइकिल में फ्लो करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के लिए हमें चाहिए होगा जो वर्किंग फ्लूइड, और हीट एक्सचेंज करने के बाद उसे हमें नीचे फिर से क्रिस्टलाइन हॉट रॉक में वापस भेज देना है, जिससे हम फिर से हीट का या उस स्टीम का यूज़ कर पाए। तो इस तरह से सारे टाइप्स है